हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपना लास्ट टॉपिक है वो चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था वाइटल साइन। कल अपन ने देखा वाइटल साइंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या वाइटल साइन होते हैं, इन सभी की डिटेल्स अपन है वो प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन है वो कर चुके हैं। आज वहीं से अपन स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके एक एक टूल को है वो डिटेल डिस्कशन है वो करते हैं। सबसे पहला टूल्स है वो उसको लेते हैं, वो है अपना ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगने वाला प्रेशर। ठीक है, फोर्स ऑफ blood against the wall of blood vessels। यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो दीवार है वो वॉल है, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, सपोज दैट ये कोई ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और इसके अंदर है वो ब्लड है वो बह रहा है। ठीक है, अभी इस ब्लड के द्वारा जो इस वॉल पे लगने वाला प्रेशर है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो ब्लड है वो इस वॉल के ऊपर जितना प्रेशर है वो क्रिएट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये कंडीशन में, दोनों कंडीशन में होगा, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में और रिलैक्सिंग कंडीशन में है वो दोनों टाइम का प्रेशर है वो डिफरेंट डिफरेंट है हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन टाइम में जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो रिलैक्सिंग फेज के अंदर जो मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो मेथड्स हैं वो के जो मेथड्स हैं वो दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है वो है पाल्पेट्री मेथड। सेकंड वन है अस्कल्टेटरी मेथड। अस्कल्टेटरी मेथड नाम से ही पता चल रहा है, पाल्पेट्री का मतलब पाल्पेट करके है, छू के है वो अपने को असेस करना है। अस्कल्टेटरी का मतलब है कि सुन के है या हियरिंग करके है उसका पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाल्पेट्री मेथड। ठीक है, पाल्पेट्री मेथड के बारे में अगर जाने, ओनली सिस्टोलिक बीपी कैन बी असेस्ड। बीपी कैन बी असेस्ड, यानी कि आपने काफ़ी टाइम बार क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो देखा होगा कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बिना स्टेथोस्कोप के है वो रेडियल पल्स को है वो फील करके बीपी की रीडिंग है वो लेता है। वो ओनली उसको जो रीडिंग मिलती है वो होती है सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, नेक्स्ट है अस्कल्टेटरी मेथड। अस्कल्टेटरी मेथड के अंदर है वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक both BPs are assessed। यानी कि डैश अस्कल्टेटरी मेथड के द्वारा है वो दोनों बीपी का अपन है वो असेस कर सकते हैं, सिस्टोलिक का एंड डायस्टोलिक का। अस्कल्टेटरी के बारे में नेक्स्ट अगर पॉइंट बताऊं तो इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस मेथड का यूज होता है वो मेथड है अस्कल्टेटरी मेथड। ठीक है, स्कल्टेटरी मेथड की अगर बात करें तो आपने काफ़ी बार है वो देखा होगा कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से है वो ब्रेकियल पल्स पे है वो स्टेथोस्कोप है वो प्लेस करके है वो मेजरमेंट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं अस्कल्टेटरी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से आर्टिकल्स की है वो आवश्यकता होगी।
आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करें तो जो फर्स्ट वन है वो है स्टेथोस्कोप। सेकंड वन है स्पाइगोमेनोमीटर। स्पाइगोमेनोमीटर की अगर बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है 300। मैक्सिमम रेंज अप टू 300 mm ऑफ Hg। यानी कि जो स्पाइगोमेनोमीटर के द्वारा बीपी है वो ली जाती है, वो कहाँ तक है, वो मैक्सिमम है, वो अपन ले सकते हैं 300 mm ऑफ Hg तक की बीपी है वो इसके द्वारा है वो अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ बीपी कफ। साइज ऑफ बीपी कफ। बीपी कफ की अगर साइज की बात करें तो सबसे पहले ये है एज के अकॉर्डिंग है वो अपन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियोनेट। नियोनेट के लिए जो कफ की विड्थ आएगी एंड लेंथ। ठीक है, नियोनेट के लिए जो विड्थ आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फेंट। इन्फेंट के लिए जो विड्थ आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडल्ट। एडल्ट के अंदर जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं 13 सेंटीमीटर है वो विड्थ आएगी एंड 30 सेंटीमीटर है वो आएगी लेंथ। नेक्स्ट आता है थाइज के ऊपर अगर अपन बीपी कप अप्लाई करते हैं तो उसकी साइज है वो क्या देखने को मिलेगी। थाइज के ऊपर जो अप्लाई करेंगे उसकी जो विड्थ आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ये होगी बीपी कप की साइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इट शुड बी, कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। बीपी कफ साइज 20% larger than arm circumference। जो भी आपकी आर्म का सरकमफ्रेंस है उससे 20% है वो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2/3 एरिया ऑफ आर्म शुड बी कवर्ड बाय बीपी कफ। सही प्लेसमेंट के लिए है वो, सही रीडिंग के लिए है वो, थर्ड पार्ट है वो बीपी कप से है वो कवर होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट by using of स्प्रिट। यानी कि जो बीपी इंस्ट्रूमेंट को है वो डिसइंफेक्टेंट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, स्प्रिट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोजीशन। क्या पोजीशन है वो आप रहेगी बीपी लेने के लिए। पोजीशन के अंदर सिटिंग पोजीशन,
एंड सुपाइन पोजीशन, सिटिंग एंड सुपाइन पोजीशन। बट arm is placed at the level of हार्ट। आर्म है वो हार्ट के लेवल पे है वो रहेगा पोजीशन के अंदर, चाहे सिटिंग पोजीशन हो या स्पाइन पोजीशन हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइट की। किस साइड पे है वो आपको बीपी कप है वो अप्लाई करना है। मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो होता है लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो गई साइट के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कब है वो आपको बीपी कप है वो अप्लाई नहीं करना है, या कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जहाँ पे है वो आपको बीपी कप के अप्लाई करने के लिए डिफरेंट साइट है वो चूज करना है। तो नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आईवी थेरेपी। अगर आपको आईवी थेरेपी है तो डिफरेंट साइड का या डिफरेंट हैंड का वो है यूज करना है। नेक्स्ट आता है रेडिकल मैस्टेक्टमी। रेडिकल मैस्टेक्टमी रेडिकल मैस्टेक्टमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोई भी अगर हैंड में है वो फिस्टुला है, फिस्टुला, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, बर्न। अगर इन कंडीशन के अंदर कोई भी कंडीशन है वो आपको देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर तो आपको डिफरेंट साइट है वो यूज करनी है। जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड के अंदर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो आपको राइट हैंड है वो चूज करना है, या फिर कोई थाई मेथड है वो यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, देखिए क्या क्या स्टेप्स को है वो आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सबसे पहले है डिफ्लेट द बैलून, डिफ्लेट द बीपी कप, deflate the cuff before apply। अप्लाई करने से पहले है वो क्या करना है, कफ को है वो डिफ्लेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स को पाल्पेट करना है और उसके ऊपर है वो आपको अप्लाई करना है। पाल्पेट द ब्रेकियल पल्स एंड अप्लाई द कफ, अप्लाई कफ अबाउ 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबाउ। ठीक है, जहाँ पे आपने ब्रेकियल पल्स है वो फील की उससे 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर अबाउ ऊपर है वो आपको क्या है बीपी कफ को है वो प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वो आता है कनेक्ट द कफ विद मैनोमीटर, कनेक्ट द कफ विद मैनोमीटर। जो कप है उसको कनेक्ट करना है किससे, मैनोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है
connect the cuff and place the manometer at the level of आई, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बीपी का मेजरमेंट कर रहा है, उसकी आई लेवल के बराबर है, वो आपको क्या करना है, मैनोमीटर को प्लेस करना है, जिससे कि कोई भी है वो जीरो है वो एरर ना हो, है जीरो एरर को है वो प्रिवेंट करने के लिए है उसको अपन आई लेवल पे है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेक द मरकरी एट जीरो लेवल बिफोर एयर इनफ्लेट, यानी कि एयर इनफ्लेट करने से पहले है वो मरकरी को है वो चेक करना है कि जीरो लेवल पे है या नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्पैगोमैनोमीटर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2.5 फीट का, 2.5 फीट का है वो रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके नेक्स्ट है प्लेस द स्टेथोस्कोप एट brachial artery and start air inflating cuff। स्टेथोस्कोप को है वो ब्रेकियल पल्स के ऊपर एयर है वो इन्फ्लेट है वो करना है, और कब तक है वो इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट स्टिल 30 to 40 mm of Hg more than where brachial pulse is disappear। यानी कि जहाँ पे ब्रेकियल पल्स है वो डिसअपियर हुई है उससे 30 to 40 mm ऑफ एच जी है वो ज़्यादा है वो इन्फ्लेट करना है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का है 160 पे है वो ब्रेकियल पल्स है वो डिसअपियर होगी, तो आपको है वो 190 to 200 mm एच जी तक है वो आपको क्या करना है, कफ को है वो इन्फ्लेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है slowly release the air by 2 to 3 mm of Hg per second। ठीक है, एयर को रिलीज करते टाइम 2 to 3 mm ऑफ एच जी पर सेकेंड की स्पीड से है वो आपको है वो एयर को है वो रिलीज करना है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट साउंड हियर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज indicate that is known as
कोर्ट कॉफ साउंड। जो फर्स्ट साउंड है वो जो भी असेसर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो बीपी का मेजरमेंट कर रहा है, उसको जो फर्स्ट साउंड है वो सुनाई देगी, वो है आएगी सिस्टोलिक बीपी, और उस साउंड को बोलते हैं कोर्ट कॉफ साउंड। heard by healthcare provider is indicate to diastolic BP। Last sound heard by healthcare provider is indicate to the diastolic BP, that is known as morphing sound। मफिंग साउंड, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट साउंड है वो आएगी सिस्टोलिक बीपी, जिसको अपन कोर्ट कॉफ साउंड के नाम से भी है वो जानते हैं, और जो लास्ट साउंड है वो सुनाई देगी उसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक बीपी, और उस साउंड को बोलते हैं मफिंग साउंड के नाम से है वो जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेपिडली release the air by 20 mm of Hg पर सेकंड की स्पीड से है वो आपको रिलीज करना है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग बीपी, यानी कि बीपी की जो रीडिंग्स है वो लेने के बाद में उसको 20 mm ऑफ Hg पर सेकंड की स्पीड से है वो आपको एयर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन द फाइंडिंग। जो भी आपने फाइंडिंग्स हैं वो ली हैं उनको क्या है राइट डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बीपी है वो सस्पेक्टेड है, यानी कि डाउटफुल रीडिंग है वो आपको आई है, तो उसको लिए आपको 3 से 5 मिनट तक है वो वेट करना है, उसके बाद ही जो है वो नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट बीपी है वो असेसमेंट करना है। रीचेक द बीपी आफ्टर 3 to 5 minutes if suspected, यानी कि रीडिंग्स हैं वो सस्पेक्टेड हैं वो लग रही हैं, तो आपको है वो 3 से 5 मिनट है वो वेट करना है, उसके बाद में है वो आपको रीडिंग्स हैं वो लेनी है। नेक्स्ट है इफ़ पेशेंट कम्स आफ्टर running and walking then wait for 3 to 5 मिनट, यानी कि पेशेंट है वो वॉक करके आया है, रनिंग करके आया है, तभी आपको उसकी आते ही है वो पीपी असेसमेंट है वो नहीं करना है, 3 से 5 मिनट का है वो वेट करना है, ठीक है। उसके बाद में है वो रीडिंग्स हैं वो आपको लेनी है। नेक्स्ट आता है कि इस प्रोसीजर के दौरान है वो क्या क्या एरर है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि बीपी असेसमेंट के दौरान भी क्या कोई एरर हो सकता है। जी हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर।
ठीक है। बीपी असेसमेंट के दौरान अगर कौन कौन से हैं वो आपसे हैं वो एरर हो सकते हैं। सबसे पहले आता है अगर आपने बीपी का टाइट अप्लाई किया है, टाइट एंड नैरो, कफ है वो छोटी साइज का है वो ले लिया है या फिर टाइट अप्लाई किया है, तो रीडिंग है वो आपको आएगी फॉल्स हाई बीपी। कैसी रीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, फॉल्स हाई बीपी। नेक्स्ट है कि अगर आपने, ठीक है, लूज कफ है वो यूज किया है, लूज कफ, लूज कफ है वो यूज किया है, तो आपको रीडिंग में देखने को मिलेगी फॉल्स एंड हाई बीपी। लूज कफ है, अगर कफ की को है वो अच्छे से टाइट नहीं किया है, लूज रख दिया है, तब भी आपको फॉल्स एंड हाई बीपी है वो आपको रीडिंग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है वाइड कफ। वाइड कफ अगर आपने यूज किया है तब भी आपको कैसी रीडिंग देखने को मिलेगी, फॉल्स एंड लो बीपी वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर आर्म का जो लेवल है वो हार्ट से अबाव रख दिया है तब आपको कैसी रीडिंग देखने को मिलेगी, इफ आर्म इज प्लेस्ड above the level of heart, हार्ट वो आर्म का लेवल है वो रख दिया है तब आपको कैसी रीडिंग्स है वो देखने को मिलेगी, फॉल्स एंड लो बीपी की रीडिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है अगर आपने आर्म को placed below the level of heart, if arm is placed below the level of heart, then आपको कैसी रीडिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी, फॉल्स एंड हाई बीपी। हाई बीपी की रीडिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये थे कुछ बेसिक एरर्स थे जो कि बीपी असेसमेंट प्रोसीजर के दौरान है वो आप हो सकते हैं, कॉमन एरर्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने जाना। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन ने है वो कंप्लीट डिस्कशन है वो बीपी असेसमेंट के बारे में, ब्लड असेसमेंट, प्रेशर असेसमेंट के बारे में है वो अपने कर लिया है। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर कीजिए एवं सभी को है वो शेयर ज़रूर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि है वो आगे आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकें। एवं जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं उसके बाद में हम लाइव क्लासेज का है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एवं सभी को शेयर कीजिए जिससे कि है वो लाइव क्लास जल्दी से जल्द है वो स्टार्ट हो सके। ओके, थैंक यू गाइज।